नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। पोपिल आर्टवर्क की तरफ से आप सभी साथियों का मार्डसन एकेडमी में स्वागत है। आप सभी का भी स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी मांग क्या होती है। मांग से पहले जो है हम लोग आवश्यकता को भी डिस्कस करेंगे, इच्छा को भी डिस्कस करेंगे, फिर बाद में जो है ना मांग को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोग जो है ना जनरली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है कि इच्छा को भी और आवश्यकता को भी और मांग को भी एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि ये जो इच्छा है इसका मतलब अलग होता है, आवश्यकता का मतलब अलग होता है और मांग अलग होती है। तो तीनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मांग की लोच क्या है उसको डिस्कस करेंगे, मांग का नियम क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, और मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इकाई लोच कब होती है, इकाई से अधिक कब होती है, इकाई से कम कब होती है, लोचदार कब होती है, बेलोचदार कब होती है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होती है। तो वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा नोट्स हमने बनाया है ताकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात कर पाएं और आपके लिए भी मतलब जो ना ये अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मांग क्या है। अर्थशास्त्र में क्या होता है कि मांग शब्द का प्रयोग जो है विशेष अर्थों में किया जाता है, इस बात का हमें पता है। खासकर अर्थशास्त्र के अंदर जो है मांग शब्द का प्रयोग जो है विशेष अर्थों में किया जाता है, हमें इस बात का पता है। लेकिन सामान्यतः अगर हम लोग जनरली बात करें तो इच्छा को भी और आवश्यकता को भी और मांग, इन शब्दों को क्या करते हैं हम लोग एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में इन शब्दों का अर्थ जो है अलग अलग होता है। बात सिर्फ यही है, नोट करने वाली बात है। अब ये इच्छा क्या है, आवश्यकता क्या है और मांग क्या है, इस बात को डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि इच्छा कब होती है, आवश्यकता कब बच जाती है और मांग कब बच जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, इच्छा की बात कर लेते हैं। तो इच्छा जो है एक क्या है, अपना एक अभिलाषापूर्ण विचार है। अभिलाषापूर्ण विचार है। यदि आपकी गाड़ी लेने की इच्छा है, गाड़ी लेने की इच्छा है, आपकी भी है, सबकी भी है, ठीक है, गाड़ी लेने की इच्छा है, परंतु आपके पास में उसे खरीदने के लिए धन नहीं है, तो आपकी वो इच्छा कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी माय डियर फ्रेंड्स, इच्छा कहलाएगी। ठीक है, मांग नहीं होगी, वो इच्छा ही रहेगी। ठीक है, कई बार कहते हैं कि यार मेरी गाड़ी लेने की इच्छा है, हाँ इच्छा है तो ले लो भाई, फिर कहता है कि नहीं यार मेरे पास में पैसा नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में क्या होता है कि वो इच्छा जो होती है वो इच्छा ही रहती है, मांग नहीं होती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि एक होती है हमारी आवश्यकता। आवश्यकता कब बन जाती है, यदि आपके पास में क्या आता है कि पर्याप्त धन भी है। पहले हमने इच्छा में क्या बात की है कि आपकी गाड़ी लेने की इच्छा है लेकिन आपके पास में उसे खरीदने के लिए धन नहीं है। आवश्यकता में क्या होता है कि यदि आपके पास में धन है, गाड़ी लेने की इच्छा भी है, धन भी है, लेकिन उसे आप लोग खर्च करना नहीं चाहते, तो उस पोजीशन में जो आपकी इच्छा थी वो आवश्यकता बन जाती है, मांग नहीं है। ठीक है, डिफरेंट क्या आया, इच्छा के अंदर आपके पास में धन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इच्छा रहती है। ठीक है, खर्च करने की दूसरी बात है, आपके पास में धन ही नहीं होता तो क्या खर्च करोगे। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा ही रहती है, आवश्यकता भी नहीं होती, मांग भी नहीं होती, वो इच्छा रहती है। ये चिड़िया आ गया, चलो कोई बात नहीं, बोलो, गर्मी का मौसम हो रहा है, पानी पीती है और यहीं बात करती है, खेलते रहो खेलते रहो, शाबाश। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, इच्छा कब होती है, आवश्यकता कब बन जाती है और मांग कब बनती है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो इच्छा के अंदर क्या होता है, इच्छा एक अभिलाषापूर्ण विचार होती है, अभिलाषापूर्ण विचार होता है। यदि आपकी गाड़ी लेने की इच्छा है परंतु उसे खरीदने के लिए आपके पास में धन नहीं है, तो वो आपकी इच्छा रहेगी। ठीक है, मांग नहीं होगी। आवश्यकता कब बन जाती है, यदि आपके पास में पर्याप्त धन भी है, क्या है, यदि आपके पास में पर्याप्त धन भी है लेकिन आप गाड़ी पर खर्च करना नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि आपके पास में और भी ऐसे काम हैं जो पेंडिंग हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास में गाड़ी लेने की इच्छा भी है, ठीक है, धन भी है, लेकिन खर्च नहीं करना चाहते। पॉइंट की बात क्या है कि इसमें खर्च नहीं करना चाहते, तो आपकी वो इच्छा जो है आवश्यकता का रूप बन जाती है। जब आपके पास में इच्छा भी है और धन भी है लेकिन धन को खर्च करना नहीं चाहते। इच्छा में ये था कि आपके पास में धन ही नहीं है, तो आज इच्छा थी। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास में धन भी है लेकिन आप खर्च नहीं करना चाहते, तो उस पोजीशन में आपके पास में क्या बन गई है, आवश्यकता बन जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स ये है, मांग कब होती है,
ठीक है, आवश्यकता जो है वो भी मांग नहीं होती। तो मांग कब होती है? मांग जो है माय डियर फ्रेंड्स, कोई इच्छा या फिर कोई आवश्यकता जो है उसी स्थिति में मांग का रूप धारण करेगी जब किसी निश्चित समय पर और निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए आप लोग इच्छुक ही नहीं बल्कि तैयार होते हैं, तो आपकी वो मांग बन जाती है। ठीक है, बिल्कुल नोट्स टाइप से सिलेक्टेड पॉइंट नोट किए। तो यहाँ पर मैंने लिखा मांग कब होती है? कोई भी इच्छा या आवश्यकता जो है मांग का रूप उसी समय धारण करेगी जब किसी निश्चित समय पर या फिर निश्चित कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए इच्छुक ही नहीं होते बल्कि तैयार होते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है? मांग बन जाती है। ठीक है माय डियर, इस प्रकार मांग जो है किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसे हम समय की किसी निश्चित अवधि में और निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए इच्छुक ही नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? तैयार होते हैं, तो वो आपकी मांग बन जाती है। तो ये है मांग माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके पास में कोई इच्छा है, उसको खर्च कर इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास में धन नहीं है, तो आपकी वो इच्छा ही होगी, मांग नहीं होगी। यदि आपके पास में अभिलाषापूर्ण विचार भी है और उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए आपके पास में धन भी है और धन को आप लोग खर्च करना चाहते हैं, तो आपकी वो आवश्यकता बन जाती है। ठीक है, आपके पास में अभिलाषापूर्ण विचार भी है, धन भी है और उसे जो है किसी भी निश्चित कीमत पर आप लोग खर्च करने के लिए रेडी हैं, तो आपकी वो मांग बन जाती है। तो ये था मांग। अब डिस्कस कर लेते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत, अन्य बातें समान रहने पर का मतलब है कि आपके जो इंटरेस्ट हैं, रुचियां हैं, आय हैं, अन्य वस्तुओं की कीमतें हैं, वो सब स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है और किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। नेचुरल बात है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो मांग का नियम है। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, क्या बताता है? मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा को बताता है। ठीक है, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की दिशा में बताता है कि कीमत जब कम होती है तो मांग बढ़ जाती है और जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, यानी कि डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, परंतु इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है, इससे ये पता नहीं चलता कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। इस बात को ये जो है ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, क्या छोड़ देता है? कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, इस बात को ये छोड़ देता है। तो ये हमें पता चलता है मांग की लोच से। तो हम चलते हैं मांग की लोच से, मांग की लोच की तरफ चलते हैं। तो मांग की लोच क्या होती है? देखिए, हमने देखा मांग का नियम देखा। मांग का नियम के अंदर क्या दिखाया? नेगेटिव रिलेशन दिखाया, किसका? कीमत का और मांगी गई मात्रा का। कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। इनवर्स रिलेशन है कीमत का और मांगी गई मात्रा का। लेकिन उससे ये पता नहीं चलता कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, इस बात को ये छोड़ देता है। तो आगे पढ़ते हैं हम ये मांग की लोच। तो मांग की लोच क्या करता है? जो मांग का नियम के अंदर जो वीकनेस थी, कमी थी, उसको पूरा कर देती है मांग की लोच। क्या दिखाता है मांग की लोच? मांग की लोच से हमें पता चलता है कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना अनुपातिक परिवर्तन होता है, इस बात को मांग की लोच बताता है। ठीक है, मांग की लोच का सबसे पहले जो उल्लेख किया वो सबसे पहले प्रोफेसर J.S. मिल तथा कुर्नो ने किया। ठीक है, परंतु बाद में इस धारणा का जो वास्तविक विकास किया वो डॉक्टर मार्शल ने किया। मार्शल के अनुसार क्या है कि मांग की लोच एक तकनीकी धारणा है। मांग की लोच क्या है? एक तकनीकी धारणा है। लोच एक तत्व में होने वाले परिवर्तन के कारण, लोच क्या बताता है? लोच एक तत्व में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरे तत्व में होने वाले परिवर्तन के अनुपात का माप है मांग की लोच। ठीक है, तो ये कौन बताता है? मार्शल बताता है मांग की लोच को। मांग का नियम और मांग की लोच में आप लोग डिफरेंट समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। फिर से रिपीट कर देता हूं।
मांग का नियम क्या बताता है कि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दिशा बताई जा रही है कि कीमत के कम होने पर क्या हो रहा है, कीमत के बढ़ने पर क्या हो रहा है, लेकिन कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है इस बात को छोड़ देता है। तो ये प्रतिशत की जो बात है वो मांग की लोच करती है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण से मांगी की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, इस बात को मांग की लोच बताता है। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, लेकिन उससे पहले एक और डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसी बारे में, मांग की लोच के बारे में प्रोफेसर डुली क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहते हैं। ओके माय डियर, यस, आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि क्या मांग की कीमत लोच क्या है, मांग की आय लोच क्या है, मांग की आड़ी लोच क्या है, इस बात को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच में क्या पता चलता है? मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने से मांग की कीमत लोच प्राप्त होती है। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, जो मांगी गई मात्रा है, मांगी गई मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है, उसको कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अगर हम लोग भाग दे देते हैं तो मांग की लोच प्राप्त हो जाती है। इसको जैसा भी आप लोग देख पा रहे हैं, ये अपना ग्राफ बनता है, सूत्र बनता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी जो कैसे है, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। और यहाँ जो है इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि नेगेटिव साइन होता है इसके अंदर, ये वाला। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कीमत के अंदर और डिमांड के अंदर, यानी प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, जैसा भी हमने डिस्कस किया है। कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। नेगेटिव रिलेशन से इसलिए जो है यहाँ पर ये साइन जो है नेगेटिव होता है। तो अब बात करते हैं मांग की लोच की श्रेणियों की। तो मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं वो कितने प्रकार की हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार कब होता है? पूर्णतः लोचदार से अभिप्राय माय डियर फ्रेंड्स उस स्थिति से होता है जिसमें प्रचलित कीमतों पर मांग जो है अनंत होती है। प्रचलित कीमतों पर क्या होती है? मांग क्या होती है? अनंत होती है। इस स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो मांग क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो डायग्राम जैसा भी आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला डायग्राम हमने इसके अंदर डिजाइन किया हुआ है। ओ एक्सिस के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी लेते हैं, हमें पता ही है, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या लेते हैं? प्राइस लेते हैं। ठीक है, और ये जो डी है ये हमारा ओ एक्सिस के समांतर होता है। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है यहाँ पर क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, ये ओ एक्सिस के समांतर जो डी है ये दिखाता है कि कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो मांग जो है शून्य हो सकती है। तो ये पोजीशन को दिखाता है पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार, बिल्कुल लोचदार। इस प्रकार का जो मांग वक्र होता है वो हमारा जो होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर होता है। जैसा भी आप लोग पूर्ण प्रतियोगिता का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप डीडी जो देखेंगे, डिमांड कर्व जो देखेंगे, इसी प्रकार का डीडी मिलता है। ठीक है, जो कि ओ एक्सिस के बिल्कुल समांतर होता है। डेफिनेशंस क्या बताई गई है इसके अंदर? पूर्णतः लोचदार के अंदर, पूर्णतः लोचदार से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें प्रचलित कीमतों पर मांग जो है अनंत होती है और इस स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। इस बात को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कह सकते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पूर्णतः लोचदार। लोचदार हमने डिस्कस कर लिया, अब ये डिस्कस कर लेते हैं पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार मांग कब होता है? पूर्णतः बेलोचदार मांग जो है जब होती है जब कीमतों में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा भी नाम से ही प्रतीत होता है, बेलोचदार, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई लोच नहीं है। कीमत चाहे बढ़े चाहे घटे, कीमत के अंदर घटने का या बढ़ने का कोई भी मतलब जो है किसी भी प्रकार की प्रक्रिया होती है कीमत के अंदर, मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको बोलते हैं बेलोचदार। ठीक है, जैसे कीमत बढ़ जाती है,
चाय की कीमत बढ़ जाती है, नमक की कीमत बढ़ जाती है, तो मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, कीमत नमक की चाहे बढ़े चाहे घटे, नमक उतना ही खरीदा जाएगा। तो वो क्या होती है, मांग की बेलोचदार मांग होती है। कौन सी लोच होती है वो? बेलोचदार। इस अवस्था में मांग की लोच क्या है, जीरो भी कह सकते हैं, यानी कि प्राइस अगर हमारी 2 है तब भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, डी है, ओडी है। 4 रुपये हो जाती है तब भी जो है ओडी मात्रा लेता है, 6 रुपये हो जाती है तब भी ओडी मात्रा लेता है, और 8 हो जाती है तब भी ओडी लेता है। यानी कि जो हमारी प्राइस है वो चाहे कम हो या ज्यादा हो, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सेम बनी रहती है। इस प्रकार की मांग को हम लोग बेलोचदार बोलते हैं। ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार मांग जब होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा कब होता है, जब हमारी नेसेसरी वस्तुएं होती हैं, बिल्कुल जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे कि नमक है, हल्दी है, मिर्च है, बिल्कुल नेसेसरी, जिसके बगैर आजीविका नहीं चल सकती। वो चीजें जो होती हैं उनकी मांग कैसी होती है, बेलोचदार होती है। चलिए उसके बाद में करते हैं हम लोग यहाँ पर इकाई लोचदार। इकाई लोचदार की बात कर लेते हैं। इकाई लोचदार मांग कब होती है? इकाई लोचदार मांग वह होती है जिसमें क्या कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय जो है समान बना रहता है। ठीक है माइंड क्लियर? इकाई लोचदार मांग वह होती है जिसमें कीमत में परिवर्तन होने पर, अब कीमत में परिवर्तन होता है जैसे भी हमने डिस्कस किया था, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय जो है समान बना रहता है। ठीक है, जिसमें कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कुल व्यय जो है वो समान बना रहता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर इकाई लोच। अब देखिए ग्राफ आप लोग देख पा रहे हैं, इसको समझिए जरा। अब यहाँ पर जो है हमारी ओ एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी है, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस लिया गया है। पहले प्राइस अपनी थी पी ओपी कीमत थी, और ओपी कीमत के ऊपर ओ क्यू जो है क्वांटिटी ले रहा है। ठीक है, ओ की क्वांटिटी ले रहा है। जैसे ही कीमत P1 से P2 हो जाती है, यानी कि कीमत कम हो जाती है, तो कीमत कम होने के कारण से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या कि OQ1 से OQ2 हो जाती है। तो चेंज कितना आया? चेंज पहले इतना था, देखिए पहले जो प्राइस के अंदर चेंज आया है वो इतना है ना, तो यहाँ पर क्वांटिटी में भी इतना ही चेंज आया है, यानी जो कुल व्यय जो है सेम बना रहा है। ठीक है, डेफिनेशंस क्या कहती है? डेफिनेशंस कहते हैं कि इकाई लोचदार मांग वह होती है जिसमें कीमत में परिवर्तन होने पर, यानी जो P1 से P2 पे आए हैं हम, ये परिवर्तन होने पर कुल व्यय में, यानी फिर कुल इसमें मांग में, वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कुल व्यय जो है वो समान बना रहता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है P2 और E1F, ये जो पॉइंट है ये कुल व्यय को दर्शाता है, और ये व्यय समान बना रहता है। ठीक है, इस बात को दिखाया गया है इकाई लोच के अंदर। कीमत में परिवर्तन के कारण से वस्तु पर किया जाने वाला जो कुल व्यय होता है वो समान बना रहता है, तो उस पोजीशन को बोलते हैं हम यहाँ पर इकाई लोच। इसी बात को दर्शाया गया है यहाँ पर, यानी कि P1 P2 E1 F1, यानी कि P1 P2 और E1 F1, यहाँ पर ले लेंगे F1। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है वो क्या है, समान है। ठीक है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, जहां पर जैसे कि प्राइस बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो समान बना रहता है, किसके बराबर, जितना भी कीमत बढ़ती है, और घटने पर भी टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना समान बना रहता है, यानी कि बराबर पोजीशन होती है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं इकाई लोचदार। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसी के अंदर वो है हमारा इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक कब होती है? इकाई से अधिक वह स्थिति होती है जिसमें कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत में कमी होने पर वस्तु पर किया जाने वाला कुल खर्च बढ़ जाता है, और कीमत के बढ़ने पर कुल खर्च घट जाता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन दिखाया गया है। ठीक है, कीमत जब कम होती है ना तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बढ़ जाता है, और कीमत जब बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, घट जाता है। नेगेटिव रिलेशंस को दिखाया गया है इसके अंदर। तो इस प्रकार का जब रिलेशंस होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इकाई से अधिक लोच। ठीक है, इकाई से अधिक लोच।
तो ग्राफ क्या दिखाता है इसके अंदर? देखिए ग्राफ में थोड़ा सा हम लोग जो स्लोप की बात करेंगे इसके अंदर, वो एक्सिस के ऊपर हमें क्वांटिटी लिया और वाई एक्सिस के अंदर क्या लिया? प्राइस लिया। तो पी के ऊपर ओपी कीमत है तो ओ क्यू क्वांटिटी लेता है, और ओपी कीमत हो जाती है घट के, तो अब कितनी लेता है? ओ क्यू 1 क्वांटिटी लेता है। तो इस पोजीशन में क्या है, जो हमारा पहले ग्राफ ये था, एक्सपेंडिचर ये था ना, ये एक्सपेंडिचर तो पहले था, अब ये इतना हो गया है, ठीक है, यानी पहले के मुकाबले क्या हो गया? बढ़ गया है। कीमत के कम होने पर कुल व्यय जो है बढ़ जाता है, या फिर कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय जो है घट जाता है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? इकाई से अधिक, ठीक है, इकाई से अधिक रोजगार कहेंगे। यहाँ पर एरिया आप लोग देख लीजिए, ये जो एरिया है P1 और EF के स्थान, ये जो एरिया है यहाँ पर F था, F बिंदु था यहाँ पर, P1 और EF ये जो एरिया है, और ये जो एरिया है F P1 Q1, ये एरिया जो है बड़ा है, ये एरिया इस एरिया से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन हो जाता है। प्राइस के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, ठीक है, और प्राइस के बढ़ने पर कुल व्यय घट जाता है। तो इसको दिखाते हैं हम यहाँ पर क्या? लेस देन, क्या बोलते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो मैंने शॉर्ट में दिखी P1, यानी कि जो प्राइस है, प्राइस के घटने पर एक्सपेंडिचर क्या हुआ? बढ़ गया, और प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर क्या हो गया? घट गया। ये टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो, उसके अंदर क्या रिएक्शन होता है, इस बात से पता चलता है हमें कि वो लोच कैसी है। कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ेगा, और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घटेगा। नेगेटिव रिलेशंस को दिखाया गया है, ये है इकाई से अधिक लोच। और इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं इकाई से कम लोच, ये बात करते हैं इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार को हम लोग बेलोचदार भी बोलते हैं, ठीक है। मांग की वह स्थिति होती है, बेरोजगार कहें या फिर इकाई से कम कहें, बेरोजगार है। मांग की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत में कमी होने पर, कीमत में कमी होने पर वस्तु पर किया जाने वाला कुल खर्च जो है कम हो जाता है, ठीक है। और कीमत में वृद्धि होने पर कुल खर्च क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव बात कर रहा है, जब कीमत में कमी होती है तो कुल खर्च भी कम हो जाता है, और कीमत जब बढ़ती है तो कुल खर्च भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है, जो डिमांड कर्व का जो स्लोप होगा, थोड़ा सा जो है ना, मतलब इसका जो ढलान होगा तेज होगा, ठीक है। देखिए ये जो है DD है, ये जो कि दिखाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन 1 होती है, ठीक है। ये लेस देन 1 का सीन दिखाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब हम यहाँ पर O एक्सिस को लेंगे, इसको, ये O एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ जो है P है OP कीमत के ऊपर हमारी जो क्वांटिटी लेता है ये OQ लेता है, यहाँ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, OQ क्वांटिटी लेता है OP के ऊपर। और जब कीमत कम होती है तो P कीमत से P1 हो जाता है, और इसके ऊपर जो क्वांटिटी लेता है वो लेता है कितनी? OQ1 लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ये जो एरिया है, ये जो ग्राफ है, ये वाला, ये जो ग्राफ है ये वाला, इसका एरिया इस एरिया से क्या है? ज्यादा है। ये जो P1 और E जो है का जो ग्राफ है, यानी जो ये चतुर्भुज है यहाँ पर, ये जो है इस रेक्टेंगल शेप से बड़ा है, ठीक है। अब ये दिखा रहा है कि कीमत के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर कीमत बढ़ेगी ना तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, और कीमत घटेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? घट जाएगा। इस ग्राफ के अंदर दिखाया गया है कि जो लोच है वो क्या है? इकाई से कम है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एरिया जो है P1, यानी कि ये जो एरिया है P1 E1, ये जो शेप है ग्राफ की शेप, ये जो है ये शेप है, इस शेप के मुकाबले क्या है? बड़ा है, ठीक है। कीमत बढ़ेगी ना तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, और कीमत घटेगी तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? घट जाएगा। तो ये दिखाया गया है इकाई से कम रोजगार के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर, एक और है पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट,
ये जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, जो श्रेणियां डिस्कस कर ली, इन श्रेणियों से अलग जो है एक मांग वक्र की एक अलग विशेष अवस्था होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो मांग वक्र होता है एक ऐसा मांग वक्र होता है जिसके सभी बिंदुओं के ऊपर, यानी जो डिमांड कर्व होता है इसका, मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर जो लोच रहती है वो इकाई के बराबर रहती है। एक विशेष अवस्था है ये, जिसमें क्या होता है कि मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच जो है इकाई होती है। इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस प्रकार का जो डिमांड कर्व रहेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको ग्राफ के ऊपर लेके चलता हूं। ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को शो करता है। ठीक है, ओ एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पर P1, P1, Q1। अब पहले प्राइस थी हमारी OP कीमत के ऊपर क्वांटिटी लेता था OQ। ठीक है, जैसे ही कीमत कम हुई P से P1, तो यहाँ पर क्वांटिटी कितना लेना शुरू कर दिया, Q से Q1, यानी OQ1 क्वांटिटी लेता है। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है, ये वाला जो शेप के अंदर जो चेंज आ रहा है, ये जो शेप है यहाँ पर इस शेप के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, जो हमने पहले बात की थी कि कीमत के कम होने पर कुल एक्सपेंडिचर जो है कम हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, वो पड़ी थी। लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है हमारा DD, ये दिखाता है कि हर बिंदु के ऊपर मांग की लोच जो है इकाई रहेगी, यानी कि कीमत के कम होने पर कुल एक्सपेंडिचर जो है वो समान बना रहेगा, चाहे कीमत हमारी कम हो या फिर ज्यादा हो। एक्सपेंडिचर जो है बिल्कुल सेम बना रहेगा। उस पोजीशन को बोलते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है इक्वल टू 1 बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पर जो शेप रहेगी हमारी इनकी, ये यानी कि P1, E1, F, ये जो एरिया है स्क्वायर जो है, ये जो वर्ग बना है यहाँ पर, ये वाला और ये वाला। ठीक है, कीमत के कम होने पर जो है ना ये एक्सपेंडिचर को दिखाता है और ये एक्सपेंडिचर है ना सेम बना रहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा इकाई लोच, जो इकाई से अधिक कब होती है, इकाई से कम कब होती है, इकाई लोचदार कब होती है, पूर्णतः लोचदार कब होती है, पूर्णतः बेलोचदार कब होती है। ठीक है, मांग क्या होती है, मांग की लोच क्या होती है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, जो इस प्रश्न के बाद में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आज हमने डिस्कस किया है मांग की कीमत लोच, जिसमें मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो मांग की आई लोच की बात करेंगे, यानी मांग की आई लोच और मांग की आड़ी लोच। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो तुरंत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।